नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे और उनका निबंध जो हमारे सिलेबस में है, कविता क्या है, उस पर परिचर्चा की थी, उनकी रचनाएं। आज हम शुरू करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन वृत्त यानी उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। उसके बाद इनका जो निबंध है हमारे सिलेबस में जेआरएफ के, उस पर चर्चा करेंगे और इनकी रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म श्रावण यानी सावन के महीने में 11 संवत में अगर देखें तो 1964 में हुआ था। अगर हम सन में देखें तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बलिया जिले के आरत छपरा के ओझ बलिया नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी जो थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? पूछा जा चुका है एग्जाम में। वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनके परदादा और इनका नाम क्या था? तो आरत दुबे जो थे, इनके परदादा का नाम था और उन्हीं के नाम पर गांव का भी नाम पड़ा था। आरत दुबे का छपरा पड़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता पंडित अनमोल दुबे था। क्या था? पंडित अनमोल दुबे, जो ज्योतिषी विद्या जानते थे। जो ज्योतिषी विद्या जो होती है उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। उसके बाद इन सन 1923 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। वैसे ये हमारे लिए इतना जेआरएफ में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अन्य एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। द्विवेदी जो थे, पॉइंट में बनाकर पूछा जा सकता है, जो निष्कर्ष और क्वेश्चन जो आता है निष्कर्ष कथन वाला, उसमें पूछे जा सकते हैं। द्विवेदी जी जो थे 8 नवंबर सन 1930 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। द्विवेदी जी जो थे सन 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। उसके बाद शांति निकेतन के बाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। इसके कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे थे। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, अपने छात्र जीवन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आदि बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा इन्होंने जो थी वो प्राप्त की थी। फिर द्विवेदी जी जो थे सन 1952 से 1953 ईस्वी तक काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ये किसके रहे थे? काशी नागरी प्रचारी सभा के। फिर द्विवेदी जी ने सन 1955 ईस्वी में राज्यसभा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी ये रहे थे। उसके बाद सन 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी इन्हें मिली थी। पद्म भूषण से सम्मानित ये किए गए थे। उसके बाद सन 1962 में ये पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। उसके बाद कहा जाता है कि प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 ईस्वी में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी हुए थे। उसके बाद ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद इन्हें जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा
उसके बाद इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि सन 1973 ईस्वी में उनके निबंध संग्रह आलोक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस निबंध संग्रह पर इन्हें आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो निबंध था इनका आलोक पर्व। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है सूर साहित्य के लिए इंदौर में साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया था। किसके लिए? सूर साहित्य के लिए। फिर इन्होंने कबीर नामक रचना पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। कबीर रचना पर, जो इन्होंने कबीर के नाम पर रचना की है। फिर द्विवेदी जी जो हैं इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हो गए थे और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में इनका जो है निधन हो गया था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हमारे एग्जाम के लिए। आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर साहित्य। कौन सी है? सूर साहित्य। इसका समय क्या है? 1936 ईस्वी। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो है 1940। फिर है कबीर, इसका समय है 1942 ईस्वी। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। इसका समय है 1949 ईस्वी। फिर है साहित्य का मर्म, इसका समय है 1949। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर ये PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद है नाथ संप्रदाय, इसका समय है 1950। फिर है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, इसका समय है 1952 ईस्वी। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका समय है 1952। फिर है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1953। फिर है मेघदूत एक पुरानी कहानी, इसका समय है 1957। मेघदूत एक पुरानी कहानी, समय है 1957। फिर है ललित तत्व 1962, ये अभी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं चल रही हैं। फिर है कालिदास की ललित योजना। क्या है? कालिदास की ललित योजना, इसका समय है 1965। फिर है साहित्य सहचर, इसका समय है 1965 ईस्वी। फिर है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसका समय है 1970। फिर है मृत्युंजय रविंद्र। कौन सी है? मृत्युंजय रविंद्र। फिर है सहज साधना, सूर और उनका काव्य। फिर है अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य। फिर है साहित्य का साथी। ये जो थी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं थी। उसके बाद इनके कुछ निबंध हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। निबंध संग्रह हैं, जैसे अशोक का फूल। अशोक के फूल, इसका समय है 1948। कल्पलता 1951। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। विचार और वितर्क 1957। विचार प्रभा 1959 ईस्वी। फिर है कुटुज 1964 ईस्वी। फिर है आलोक पर्व 1972 ईस्वी। ये इनके हैं निबंध। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, कुटुज, आलोक पर्व। आलोक पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब आते हैं इनके संपादित ग्रंथ पर। इनके कुछ संपादित ग्रंथ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, इसका समय क्या है? 1957।
फिर है संदेश रासक। संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की भी है और ये संपादित ग्रंथ है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये है 1960। सिख गुरुओं का पूर्ण स्मरण, तो है ये 1979, इसका समय है। फिर है महापुरुषों का स्मरण, इसका समय है 1977। फिर आ जाते हैं इनके उपन्यास पे। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी हमारे सिलेबस में है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये है 1946 ईस्वी का। फिर है चारु चंद्रलेख 1963 का। फिर है पुनर्वा 1973 ईस्वी का। फिर है आनाम दास का फोथा 1976। ये थे इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ, रचनाएं और निबंध। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देख लेते हैं हम इनकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आलोचना किसने की है? डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम से किसने आलोचना की है? तो ये हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी और समग्र पुनर्वालोकन, ये जो है वो किसकी है? चौथीराम यादव। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, ये जो है डॉक्टर नामवर सिंह, किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है, इन्होंने आलोचना लिखी है। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व, तो ये किसने लिखी है? ये व्यासमणि त्रिपाठी ने लिखी है। किसने? व्यासमणि त्रिपाठी ने। फिर है शांति निकेतन से शिवालिक तक, यानी शिवालिक, ये जो इसके आलोचनात्मक पुस्तक कौन किसकी है? शिव प्रसाद सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज, ये आलोचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? आनंद दास का पोथा पहले अथरेखम आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से हुआ था? पहले अथरेकव आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी का जो निबंध है कौन सा? साहित्य सहचर, बाद में साहित्य का साथी नाम से प्रकाशित हुआ। पहले इसका नाम था, पहले ये प्रकाशित हुआ साहित्य सहचर से, उसके बाद में साहित्य का साथी। द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म, संप्रदाय आदि विषय प्रमुखता से आए हैं। द्विवेदी जी के निबंधों को सामान्य तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक श्रेणी में जो इनके निबंध हैं वो किस तरह से थे? तो वो दार्शनिक और सामाजिक जीवन संबंधित, दार्शनिक और सामाजिक तत्वों से या जीवन से संबंधित थे। आलोचनात्मक श्रेणी में जो थे उनका क्या विषय रहा है? तो उसमें जो है साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन और साहित्यिक कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता रही है। फिर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा जो है विशुद्ध खड़ी बोली है। इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग है। उसके बाद है द्विवेदी जी निबंधों में शैली के विविध रूप मिलते हैं तथा गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और व्यास शैली भी इनके निबंधों और रचनाओं में शामिल है।
उसके बाद अगला पॉइंट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं साहित्य में विराट मानवता के भी दर्शन होते हैं। ये थी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चा, उनकी रचनाएं, उपन्यास, निबंध। अब हम शुरू करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये इनका निबंध जो है वो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। तो ये इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से। पहला पॉइंट है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध उनके निबंध कल्पलता में शामिल है। किसमें संग्रहित है, तो कल्पलता में। इसका समय है 1951। दूसरा पॉइंट है कि कल्पलता निबंध संग्रह में कुल जो है 20 निबंध हैं। कितने हैं, 20, जिसमें या जिनमें आम फिर बौरा गए और नाखून क्यों बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण निबंध माने गए हैं। अगला पॉइंट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध एक जो है ललित निबंध है। कैसा है, ललित निबंध, जिसमें द्विवेदी जी का मानववादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। कैसा दृष्टिकोण, मानववादी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि इस निबंध में भारतीयता और उसकी महत्ता, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, भाषा ज्ञान, रहन सहन, संस्कृति उत्थान, राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति आदि सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। ये बात जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर। अगला पॉइंट है कि इस निबंध में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह परिणति वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी विकृत रूप हिरोशिमा और नागासाकी को जनअज्ञ घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस निबंध में जो है विषय मानव संस्कृति के क्रमिक विकास और विज्ञान के आलोक में उत्तरोत्तर बढ़ती नरसंहार की गाथा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह सवाल लेखक से उनकी छोटी लड़की पूछती है। उसके बाद इसमें जो है अगला पॉइंट कि नाखून का बढ़ना हमारी पशविकता यानी पशुता का परिचायक है और यही हमारी पशुता हिंसा का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है इस निबंध में। और ये सवाल जो है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन पूछता है, लेखक की लड़की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि आज भी नाखूनों का लगातार बढ़ते रहना लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों और दांतों पर निर्भर रहने वाले मनुष्य का घोतक है, जो इन्हीं नाखून दांतों से अपनी हिंसा को अंजाम देता था। यानी ये जो है नाखून, जब मनुष्य आदिवासी था तो नाखून ही उसके हथियार हुआ करते थे। अगला पॉइंट है कि निबंध में लेखक कहते हैं कि जिस तरह आज बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांट पड़ती है, उसी तरह लाखों वर्ष पूर्व नाखून काटने या टूट जाने पर भी डांट पड़ती होगी। अगला पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्लज्ज, अपराधी और बेहया की संज्ञा दी है। निबंध में प्राण जो है, अगला पॉइंट है कि निबंध में प्राणी विज्ञान के अनुसार नाखून बढ़ना मानव की सहजात वृत्ति और नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। पॉइंट अगला है कि लेखक का विचार है कि बदलते परिवेश में मनुष्य अब नाखून नहीं काटना चाहता, किंतु प्रकृति उसे जिलाए जा रही है। अगला पॉइंट है कि लेखक जो है नाखून के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मनुष्य जितना विकास कर ले
लेकिन उसके भीतर की पशुता जब तक नहीं मरेगी, जब तक वो नाखून को नहीं काटता है, तब तक उसके अंदर की पशुता है वो नहीं खत्म होती है। तब तक विध्वंसक और विनाशक कदम बढ़ाता रहेगा, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए हानिकारक है। अगला पॉइंट है कि लेखक ने निबंध में बताया है कि मनुष्य द्वारा बार बार नाखूनों को काटना उसकी पाशविकता को काटने का प्रतीक है। नाखून हमारी कुरूपता, असभ्यता, बर्बरता और विकास में बाधक का प्रतीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निबंध में लेखक ने बताया है कि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पूर्व भारतीय नाखूनों को सजाते से संवारते भी थे। उस समय नाखूनों की आकृति त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल आदिकार से हुआ करती थी। याद रखना कितने प्रकार से, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, 4 प्रकार के नाखूनों का जिक्र किया है। लोग जो थे नाखूनों को मोम और लता से लाल और चिकना बनाते थे। लेखक कहते हैं कि उस समय गौड़ देश के जो लोग थे बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिण के लोग छोटे छोटे नखों को। ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद निबंध में लेखक यह सवाल करता है कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, जो नाखून भी काटता भी है और कुछ लोग हैं उसको रखते भी हैं। अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा मानव वस्तुतः पशुता की ओर बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है कि निबंध में देश की आजादी के लिए लेखक 2 शब्दों की मीमांसा करते हुए, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है कि लेखक इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव बताया है और स्वाधीनता का अर्थ अपने ही अधीन रहना बताया है। लेखक जो है देश की आजादी के लिए स्वाधीनता शब्द का प्रयोग पर बल देते हैं। लेखक जो है इस निबंध में एक प्रसंग में कहते हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। निबंध में बंदरिया एक पुरातन परंपरा के प्रतीक के रूप में आई, जिसके बारे में स्वयं द्विवेदी जी कहते हैं, जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, हमारी पहचान है, धरोहर है, उससे हम चिपटे रहें। पुराने का मोह सदैव हितकारी नहीं होता। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर जिस प्रकार बंदरिया घूमती फिरती है, वह कभी हमारा आदर्श नहीं बन सकती है। अगला पॉइंट है कि इस निबंध में लेखक ने एक बूढ़े का जिक्र किया है, जो महात्मा गांधी का प्रतीक है। अगला पॉइंट है लेखक ने इस निबंध में उन्नति के लिए 2 शब्दों का भी प्रयोग किया है, सफलता और चरितार्थता। यद्यपि दोनों शब्द जो हैं अलग अलग और अर्थ और भाव के घोतक हैं। अगला पॉइंट है कि लेखक जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में भारत की सभ्यता संस्कृति की ओर व्यापक दृष्टि डाली है। पॉइंट अगला है कि निबंध की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि कुछ लाख सवा वर्ष पहले मनुष्य जो था वो जंगली थे, वन मानुष जैसा था। जीवन रक्षा और अस्त्र के लिए उन्हें नाखूनों की जरूरत थी। अगला पॉइंट है कि कुछ समय पश्चात पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें अस्त्र के रूप में काम आने लगी। लेखक ने इसके लिए रामचंद्र की वानरी सेना का उदाहरण दिया। अगला पॉइंट है कि बाद में हड्डियों के भी हथियार बने। इन हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक हथियार महर्षि दधीची के हड्डियों से बना वज्र, जो इंद्र के पास है।
मनुष्य और आगे बढ़ा, धातु के हथियार बनाए। देवता लोग भी मनुष्य से सहायता इसीलिए लेते कि इसके पास लोहे के हथियार थे। निबंध का अंत इस श्लेषात्मक और सकारात्मक वाक्य से होता कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा जो है मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को करो, प्रेम की बात सोचो। बूढ़ा व्यक्ति कौन था? जो इसका प्रतीक महात्मा गांधी को बताया गया था। अगला पॉइंट है कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर होंगे। यानी नाखूनों के लिए ये बात कही है कि उन्हें कितना भी काट दो, कितनी भी सजा दो, लेकिन वो जब भी फिर उगाते हैं, और वो अगर उनको नहीं काटते हैं तो फिर वो जैसे के तैसे हो जाते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? उसके बाद वही पंक्ति है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और उनकी रचनाएं, उनके जीवन से संबंधित, और हमारा निबंध कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर हम लोगों ने परिचर्चा की। इससे कई सारे सवाल हमारे एग्जाम में भी बने हैं और कभी भी पूछे भी जा सकते हैं कि ऐसा नहीं पूछे जा सकते हैं। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।